एपिसोड की शुरुआत में हम ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर याओ उनका ख्याल रख रहा था। तभी चैंगवन भी वहाँ पर आ जाती है और डॉक्टर से पूछते हैं कि ग्रैंडमा कैसी है। तो वो बता देते हैं कि उनका हार्ट अभी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, अभी उन्हें बहुत ही अच्छे से रेस्ट करने की ज़रूरत है, जिसके बाद उन्हें कुछ ही दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस पर चैंगवन कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे आपको इतनी देर तक रात में जगाना नहीं चाहिए था। पर ग्रैंडमा बोलती है कि अब मेरी उम्र हो गई है, ये सब तो होगा ही ना, इसके लिए तुम खुद को ब्लेम मत करो। तो चैंगवन अब डॉक्टर के साथ रिपोर्ट लेने के लिए चली जाती है और ग्रैंडमा यहाँ पर याओ से पूछती है कि क्या तुम इस जांग के साथ काम कर रहे हो, जिस पर वो हाँ कहता है और बोलता है कि मैं सिर्फ शांगली होटल को लेने के लिए वापस आया था। तो ग्रैंडमा बोलती है कि अगर मैं वो तुम्हें ना दूँ तो फिर तुम क्या करोगे। तो बोलता है कि मैं जब तक प्लान्स को मॉडिफाई करता रहूँगा, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ। लेकिन आपको इस हालत में देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, और अगर इस सब की वजह से आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है तो मैं ये सब गिव अप कर दूंगा। जिसके मुंह से ये बात सुनकर ग्रैंडमा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि तुम हर काम बेनिफिट के लिए करते हो, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ये वर्ड सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर ह्यूमन टच आ रहा है। अब जब चैंगवन रिपोर्ट्स कलेक्ट करके वापस आ रही थी, तभी वो देखते हैं कि उसके मॉम डैड भी वहाँ पर आ गए थे, जहाँ पर उसे इस तरीके से चलते हुए देखकर मॉम डैड से पूछते हैं कि उसके पैर में क्या हुआ है। तो डैड कहता है कि अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो खुद ही पूछ लो। लेकिन जब वो नहीं पूछती तो डैड चैंगवन से बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम पूछना चाहती है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ है। इस पर वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस मेरा पैर थोड़ा सा मुड़ गया था। फिर वो उन्हें ऊपर लेकर जाती है ग्रैंडमा के पास, जहाँ उनके पूछने पर ग्रैंडमा बताती है कि मैं अब ठीक हूँ और पूछते हैं कि तुम्हारे घर के रेनोवेशन का काम कैसे चल रहा है। इस पर मॉम बोलती है कि हाँ सब ठीक है, पर चैंगवन बोल देती है कि मैंने जिस इंजीनियर को घर पर भेजा था उससे मुझे पता चला कि आप लोगों ने उसे वहाँ से भगा दिया। तब ग्रैंडमा भी यहाँ पर मॉम को बोलती है कि भले ही तुम्हारा घर अभी डिमोलिश नहीं हो रहा है, तब तक तुम उसे रेनोवेट तो करा सकते हो ना रहने के लिए, उससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चैंगवन भी अब यहाँ पर रेनोवेशन का काम शुरू करवाने के लिए जाओ को रेंट पर एक घर ढूंढने के लिए बोलती है। पर मॉम बोलती है कि अगर तुम घर ढूंढ भी लोगे ना, तब भी मैं वहाँ पर नहीं रहने के लिए आऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई ना जो कि मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है, और घर की किससे पड़ी है, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम सभी लोग साथ में प्यार से रहे। जो सुनकर ग्रैंडमा मॉम को जाओ के बारे में भी सोचने के लिए बोलती है और कहती है कि वो ग्रेजुएट हो गया है, लेकिन अभी तक उसके पास खुद का रूम नहीं है, और तुम कब तक चाहती हो कि वो उस फोल्डेबल बेड पर सोए। फिर वो बोलती है कि वैसे तो मैंने तुम्हें लोगों को हमेशा कहा है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी से सब कुछ करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी फैमिली इस वक्त प्रॉब्लम में है, इसलिए वो उन्हें बता देती है कि मेरा एक बंगलो है जिसमें तुम सभी लोग साथ में रह सकते हो। मॉम घर की बात सुनकर फिर से अपने पुराने एटीट्यूड में आ जाती है और बोलती है कि अरे वाह ग्रैंडमा, आपके पास एक इतना बड़ा घर है, आप तो बहुत ही अच्छी, और हमारी मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। पर चैंगवन और डैड मना करने लग जाते हैं कि उन्हें वो घर नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रैंडमा पहले उनकी काफ़ी हेल्प कर चुकी थी। पर मॉम बोलती है कि अरे नहीं, वो हमारी इतनी अच्छे से हेल्प कर रही है तो भला हम उन्हें मना नहीं करेंगे। जहाँ मॉम के घूरने पर डैड भी इस घर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और चैंगवन से उनके साथ में मूव करने के लिए बोलते हैं, पर वो कहती है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी। जो सुनकर मॉम फिर से सैड हो जाती है। पर ग्रैंडमा यहाँ पर चैंगवन को बोलती है कि तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन नर्सिंग होम के ड्रॉर में उस घर की चाबी है, इसलिए तुम इन लोगों को जाकर उस घर को दिखा दो। इसलिए अब चैंगवन इन लोगों को घर दिखाने के लिए लेकर आती है, जहाँ पर सभी लोग इस घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। मॉम तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी और सोचने लगती है कि ग्रैंडमा तो कितनी ज़्यादा पैसों वाली है। चैंगवन अब इन लोगों को घर देखने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं इंजीनियर से बात करके वर्कर्स को घर पर काम पर लगा देती हूँ। पर मॉम बोलती है कि हमें इतना बड़ा घर मिला है रहने के लिए, तो भला हम पैसे वेस्ट क्यों करो उस घर को रेनोवेट कराने के लिए। जिस पर चैंगवन कहती है कि ये घर हमें सिर्फ टेम्परेरी रहने के लिए ग्रैंडमा से मिला है। डैड भी बोलते हैं कि वो सिर्फ बुरे वक्त में हमारी मदद कर रही है, इसलिए हमें अपना घर रेनोवेट कराना ही पड़ेगा। जो सुनकर मॉम चुप हो जाती है। फिर चैंगवन इन लोगों को घर की चाबी देकर जाने लगती है, जिसे जाता हुआ देखकर मॉम फिर से अपसेट हो जाती है। वो डैड को बोलती है कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन चैंगवन है तो मेरी बेटी ही ना, और मैं उसकी केयर करना नहीं छोड़ सकती। इस पर डैड कहते हैं कि हाँ तुमने देखा उसने अपना वेट भी लॉस कर लिया है। जिस पर मॉम कहती है कि हाँ उसे घर जैसा खाना थोड़ी ना मिल रहा होगा, और उसे इतने ज़्यादा बाहर खाने की आदत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर पर नहीं आ रही है। तो क्या अब तुम ये चाहते हो कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊं ताकि वो घर पर आ जाए। पर डैड बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। एक काम करते हैं ना कि हम ग्रैंडमा को घर पर डिनर पर इन्वाइट करते हैं, और तुम देखना 2 मील्स के बाद चैंगवन भी घर पर आ जाएगी। लेकिन मॉम बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली। इससे ऐसा लगेगा कि मैं उसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ घर पर आने की। अब क्योंकि मॉम की नाक भी बहुत ज़्यादा ऊंची थी, इसलिए डैड के समझाने पर वो नहीं मानती। इसके बाद हम ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर याओ उनका ख्याल रख रहा था। तभी चैंगवन आकर याओ को वहाँ से भेज देती है, क्योंकि अब वो ग्रैंडमा का ख्याल रखने के लिए आ गई थी। ग्रैंडमा चैंगवन से बोलती है कि जब मैंने याओ के ग्रैंडपा से शादी की थी, तब मैं उस घर में रहा करती थी।
लेकिन उस घर में मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ और मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई। इस पर चेंगवन बोलती है कि आपका घर है और आपको उसके साथ जो भी करना है वो कर सकते हो, लेकिन मेरी फैमिली की कंडीशन की वजह से मुझे आपसे मदद लेनी पड़ रही है, जिस चीज़ के लिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और फिर यहाँ वो उन्हें 6 महीने की रेंट के पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। वो बोलती है कि जैसे हमारा घर रेनोवेट हो जाएगा तो मैं और मेरी फैमिली वहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर ग्रैंडमा यहाँ पर उसे समझाने लग जाती है कि इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन तुम हर चीज़ में अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ मत किया करो। फैमिली जो होती है उसमें सभी लोग एक दूसरे से अपना बर्डन शेयर करते हैं और इसी तरीके से एक दूसरे से क्लोज आते हैं। वहाँ पर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनकी ये बात चेंगवन समझ जाती है। फिर वो उन्हें माओ की वीडियो दिखाती है जो कि उसने शूट की थी, जो देखकर ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे भी ऐसे वीडियो शूट करना सिखाओ ना। पर क्योंकि अभी सोने का टाइम हो गया था इसीलिए वो उन्हें लटा देती है और बोलती है कि मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। जिसके बाद हम याओ को दोंग के साथ जिम में देखते हैं, जहाँ पर दोंग उसे बोलता है कि इस क्रिटिकल मोमेंट में ग्रैंडमा हॉस्पिटलाइज हो गई है और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी चेंगवन के घर वालों को रहने के लिए दे दी है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ग्रैंडमा अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करने वाली हो। आपको ना उनसे शांगली के बारे में बात करनी चाहिए। पर याओ कहता है कि अभी ग्रैंडमा की तबीयत खराब है। हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ शांगली के लिए आया था, लेकिन ग्रैंडमा मेरे इकलौती फैमिली मेंबर है, इसीलिए उनका ठीक होना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ मैं बाद में देख लूँगा। अगले सुबह फिर हम ग्रैंडमा को देखते हैं, जहाँ पर शांगली होटल का मैनेजर क्यू उनके लिए काफ़ी सारे डिशेज लेकर आया हुआ था। तभी वहाँ पर याओ भी आ जाता है, जिसे यहाँ पर देखकर ग्रैंडमा बोलने लग जाते हैं कि चेंगवन माओ के यहाँ पर है। तो वो उनसे नर्वस होकर बोलने लग जाता है कि अरे नहीं मैं उसके लिए थोड़ी यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा स्माइल करने लग जाती है और कहती है मैं तुम्हें थोड़ी ना बता रही थी, मैं तो मैनेजर क्यू को बता रही हूँ। ये सुनकर वो भी हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ बहुत दिन हो गए मैं उससे मिला नहीं हूँ। ग्रैंडमा फिर याओ को बोलती है कि मिजांग शांगली होटल के लिए जो प्रपोजल लेकर आई थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो लोग होटल एक्वायर करने के बाद उसके स्टाफ को भी चेंज करना चाहते हैं, जो चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ का स्टाफ मेरे लिए एक फैमिली की तरह है जिन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ झेला है। इस पर याओ ने कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं किसी भी कीमत पर वहाँ के स्टाफ को चेंज नहीं होने दूंगा। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप चेंगवन को बोल सकते हो इस चीज़ पर फॉलोअप लेने के लिए। जो सुनकर ग्रैंडमा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि लगता है कि तुमने चेंगवन से बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। फिर वो यहाँ पर उसे खाते हुए काम करने के लिए बोलती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए ना एक अच्छी सी ड्रेस बनवाओ जिसे मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहनना चाहती हूँ, जिस चीज़ के लिए वो मान जाता है। इसके बाद हम जाओ और चेंगवन को देखते हैं जो कि माओ को लाइव स्ट्रीमिंग करने में मदद करते हैं, जिससे कि वो सॉन्ग की सच्चाई भी सभी लोगों के सामने ला सके और अपने सोशल मीडिया पर प्रेजेंस भी बना सके ताकि उसे अच्छे कस्टमर्स मिले। पहली लाइव स्ट्रीम में उसे 100 लोग देखते हैं, जिसके अंदर उसका एक्स हस्बैंड और ग्रैंडमा भी थे, पर वो इतने में ही काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो चेंगवन और जाओ को अपने साथ लंच करने के लिए बोलती है। पर चेंगवन को ग्रैंडमा के पास जाना था इसीलिए वो मना कर देती है और जाओ को उसके साथ खाने के लिए बोलकर चली जाती है। जैसे वो बाहर जाती है तो देखती है कि जाओ उसका इंतजार कर रहा था, जो पूछता है कि लाइव स्ट्रीम कैसा रहा। तो बोलते हैं कि तुम इतना दूर सिर्फ ये पूछने के लिए आए हो। पर वो कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए और उसे बताता है कि उसे ग्रैंडमा के लिए एक ड्रेस बनवानी है। इसलिए अब चेंगवन उसे काफ़ी अच्छे टेलर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर उसे पहले जाने में काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस टेलर से मिलता है तो वो याओ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लग जाता है और चेंगवन को बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जो सुनकर याओ को तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो खुद ही ग्रैंडमा के लिए ड्रेस मटेरियल वगैरह सिलेक्ट करने लग जाता है। जहाँ याओ तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सपेंसिव चूज़ कर रहा था, लेकिन चेंगवन बहुत ही सिंपल मटेरियल चूज़ करती है। वो याओ को बताती है कि कैसे ग्रैंडमा ने बहुत ही टफ लाइफ जी है। उसके ग्रैंडपा के जाने के बाद वो कितने सालों तक अकेली रही। वो काफ़ी ओल्ड एज में मेरे ग्रैंडपा से मिली, इसलिए लोग तभी भी उनके बारे में बातें बनाते थे। एक बार वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी और जब उनके पास कोई भी नहीं था तो उन्होंने ही अपनी ट्रीटमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन किए थे, इसीलिए वो एक सिंपल लाइफ जीती है और उन्हें ऐसी ड्रेस पसंद आएगी। जो सब सुनकर याओ उसे देखने लग जाता है। इसके बाद हम जाओ को माओ के पास देखते हैं, जहाँ पर वो उसके कानों में दवाई लगा रहा था क्योंकि बार बार ज्वेलरी ट्राई करने की वजह से उसके कानों में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। जाओ से बोलते हैं कि अगली बार अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगा ना तो मेरी बहन से बोलना, और अगर उससे भी काम न बने तो मैं भी अपने कानों में पियर्सिंग करा लूँगा तुम्हारे इयरिंग्स ट्राई करने के लिए। जो सुनकर माँ बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ये सब कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके कानों पर हाथ लगाकर बोलते हैं कि तुम ना ऐसे ही अच्छे लगते हो। जिस मोमेंट में दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देखने लग जाते हैं और एकदम से नर्वस होकर अलग हो जाते हैं। जाओ उठकर पानी लेने के लिए चला जाता है और माँ बैठकर सोचने लग जाती है कि ये सब मैं क्या कर रही थी। अगले सुबह हम मॉम और डैड को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा के घर के अंदर अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर रहे थे, पर तभी डैड वहाँ से जाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ग्रैंडमा आज डिस्चार्ज हो रही है तो मैं उन्हें हॉस्पिटल से पिक करने के लिए जा रहा हूँ। जो देखकर मॉम बोलती है कि ग्रैंडमा डिस्चार्ज हो रही है,
और चैंगवन अभी तक घर वापस नहीं आई। तुम कैसे डैड हो, तुम्हें तो उसकी ज़रा भी फिक्र नहीं है। इस पर डैड बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही सजेशन दिया है, लेकिन तुम ही कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। और ग्रैंडमा तो खुद ही चाहती है कि हमारी फैमिली यूनाइट हो जाए, इसीलिए उन्होंने हमें एक घर रहने के लिए दिया है, इसलिए हमें उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। इस पर मॉम बोलती है कि मैं ऑलरेडी उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि जब चैंगवन छोटी थी और काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी तब उन्होंने हमारी मदद की थी। इस पर डैड बोलने लग जाते हैं कि पहले जब मेरे डैड भी पैरालाइज हुए थे तब ग्रैंडमा ने उनका काफ़ी अच्छा ख्याल रखा था। तो मॉम बोलती है कि उन्होंने इतना सब कुछ किया, फिर भी तुमने उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। इस पर डैड बोलते हैं कि वो दोनों बहुत ही ओल्ड एज में मिले थे और उस वक्त एक दूसरे से प्यार में पड़े थे, जिसकी वजह से मुझे पड़ोस वालों से काफ़ी ज़्यादा बातें सुनने को मिलती थी। उस सब गॉसिप की वजह से मेरे डैड भी परेशान थे और उनके जाने के बाद ग्रैंडमा को ये सब कुछ अकेले सहना पड़ा। जो सुनकर मॉम बोलती है कि ग्रैंडमा ने तो काफ़ी कुछ सहा है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर नर्सिंग होम में अकेले रहेगी। इससे बेटर है कि हमें उन्हें यहाँ पर बुला लेना चाहिए अपने साथ रहने के लिए, जिससे कि मैं उनकी देखभाल भी कर पाऊंगी। और अगर ग्रैंडमा हमारे साथ यहाँ पर रहेगी तो उनके साथ चैंगवन भी आ जाएगी। इसलिए वो डैड को इस बारे में ग्रैंडमा से बात करने के लिए बोलती है। फिर डैड ग्रैंडमा को पिक करने के लिए चले जाते हैं। अब जब डैड रास्ते में होते हैं तो चैंगवन उन्हें कॉल करके बोलती है कि क्या आपने ग्रैंडमा के लिए रोजेस ले लिए। तो डैड बोलते हैं कि हाँ मैंने रोजेस ले लिए हैं और उसे बताते हैं कि कैसे मॉम चाहती है कि ग्रैंडमा अब हमारे साथ रहे, इसलिए वो उसे भी उनके साथ घर पर आने के लिए बोलते हैं। तो चैंगवन बोलती है कि ठीक है, मैं आपको सोच कर बताऊंगी। डैड अब ग्रैंडमा के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जब वो उन्हें बताते हैं कि ये रोजेस आपके लिए चैंगवन ने भिजवाए हैं और मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि मॉम चाहती है कि आप हमारे साथ रहे। इस पर ग्रैंडमा बोलती है कि अब मुझे इतने साल हो गए अकेले रहते हुए और इस उम्र में मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अकेले ही रह लूँगी। जो सुनकर डैड उन्हें कुछ नहीं बोल पाते। फिर ग्रैंडमा उन्हें बोलती है कि आज शाम को तुम अपनी पूरी फैमिली को लेकर शांगली में डिनर करने के लिए आना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमारी फैमिली ने एक साथ डिनर नहीं किया है। और उन्हें वापस जाने के लिए बोलती है क्योंकि याओ उन्हें लेने के लिए आ रहा था, इसलिए डैड चले जाते हैं। ग्रैंडमा अब चैंगवन को थैंक्स बोलती है उसे रोजेस देने के लिए और फिर शाम को डिनर पर आने के लिए बुलाती है, जिसके लिए चैंगवन मान जाती है और बोलते हैं कि मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है। इसके बाद चैंगवन ऑफिस से निकल जाती है ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट लेकर। याओ भी ग्रैंडमा को पिक करने से पहले उनके लिए वो ड्रेस लेने के लिए जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी हुई थी, इसलिए वो उसे लेकर ग्रैंडमा के पास आ रहा था। और मॉम डैड और जाओ सीधा शांगली पहुंच जाते हैं डिनर करने के लिए। इधर ग्रैंडमा अपने रूम में याओ को वेट करते हुए डांस कर रही थी, पर तभी अचानक से उनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। जब तक चैंगवन हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा अब नहीं रही। ये जानकर उसके हाथ में जो ग्रैंडमा के लिए एक शूज़ का बैग था वो वहीं पर गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। उसी वक्त याओ भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। अगले दिन हम ग्रैंडमा के फ्यूनरल होता है जहाँ पर शांगली होटल के सभी स्टाफ आए हुए थे। याओ ग्रैंडमा को यहाँ पर वो ड्रेस देता है जो कि उसने उनके लिए बनवाई थी और चैंगवन उन्हें वो शूज़ देती है। वो कहती है कि आपको डांस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था ना, इसलिए मैंने आपके लिए शूज़ बनवाए। फिर वो सभी लोगों को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोलती है और बोलती है कि ग्रैंडमा हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी और कभी भी नहीं रोती थी, इसीलिए हमें भी उन्हें खुश होकर गुड बाय कहना चाहिए। तभी लॉयर आकर बताता है कि ग्रैंडमा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था जो कि उन्होंने मुझे पहले ही दे दिया था और बोला था कि उनकी फ्यूनरल पर ये वीडियो प्ले किया जाए। अब ग्रैंडमा को वो वीडियो प्ले किया जाता है जहाँ वो सभी लोगों को बोलती है कि कैसे वो इस तरीके से अपना फ्यूनरल करना चाहती थी और बताती है कि उनके पास एक एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो काफ़ी सारे स्ट्रेंज लोगों से मिली और उनके साथ शांगली में एक फैमिली बनाई। वो बताती है कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी है और इसका उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है, पर एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही था और क्या पता वो लोग बाद में हेवन में मिले। लेकिन जाने से पहले वो अपनी फैमिली मेंबर से कुछ बातें कहना चाहती थी। वो डैड को मॉम का अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलती है। मॉम को यहाँ पर वो थोड़ी रिलैक्स करने की एडवाइस देती है और बोलती है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा स्पेस दो। जाओ को बोलती है कि तुम बहुत ही लॉयल बच्चे हो पर तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ग्रैंडमा फिर याओ से बोलती है तो अपने डैड तक की खबर पहुँचा देना कि अब मैं नहीं रही और मैंने उसकी जगह पर उसके बेटे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। उससे कहना जब वो बूढ़ा हो जाए तो लोगों को परेशान करना बंद कर दे। फिर वो याओ को बोलते हैं कि तुम्हें तो मैंने ऑलरेडी चैंगवन की फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, कम से कम अब तुम्हारे पास एक फैमिली तो है, इसीलिए अब एक स्ट्रे कैट की तरह मत भटकना। ये बोलकर वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। जो बात सुनकर याओ भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा फिर चैंगवन से बोलती है कि तुम आखिरी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनी हुई हो, तुम अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करी है,
यहाँ तक कि तुमने याओ को भी कंफर्ट किया है। मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना सिखाया है और जो कुछ भी मैंने सिखाया वो तुमने बहुत ही अच्छे से सीखा है। लेकिन मैं अब फिलहाल तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि लाइफ में सिर्फ अपने ऊपर रिलाय रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और अगर कभी तुम थक जाओ तो रुक कर थोड़ा सा रिलैक्स करना, तुम्हारा मन करे तो रो लेना और अपना ख्याल ज़रूर रखना। मैं हमेशा तुम्हें ब्लेसिंग्स देती रहूँगी। ये बोलकर वो गुड बाय बोलती है और ये वीडियो ख़त्म हो जाता है, जो सुनकर चैंगवान काफ़ी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। अब बाहर बैठकर भी चैंगवान रो रही थी, तो उसे देखकर मॉम डैड के कहने पर उसे टिश्यू देती है, जिन्हें देखकर चैंगवान बोलती है कि मैं ठीक हूँ। पर तभी वो यहाँ पर नोटिस करती है कि मॉम के पैर में शू बाइट हो रखा है, इसीलिए वो उनके पैर में बैंडेज लगा देती है, जिसे इस तरीके से देखकर मॉम काफ़ी इमोशनल हो जाती है पर कुछ बोल नहीं पाती। डैड अब चैंगवान को अपने साथ घर पर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बोलती है कि उसे एक बार ग्रैंडमा की नर्सिंग होम जाना है, इसीलिए वो उन लोगों को घर पर जाने के लिए बोलती है और खुद नर्सिंग होम में चली जाती है, जहाँ वो ग्रैंडमा के साथ बिताए हुए सभी मोमेंट्स को याद कर रही थी। तभी वो वहाँ पर ग्रैंडमा को दिया हुआ नेकलेस देखती है, जिसमें उसकी और ग्रैंडमा की फोटो थी, तो उसे देखकर वो और भी ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद हम याओ को देखते हैं, जो कि उस ट्री के पास बैठकर रो रहा था जो उसने ग्रैंडमा के साथ लगाया था, और वो भी ग्रैंडमा के साथ बिताए हुए सभी मोमेंट्स को याद कर रहा था। चैंगवान अब ग्रैंडमा के नर्सिंग होम में ही सो रही थी। तभी वो देखती है कि ग्रैंडमा उसके पास बैठी हुई अपनी नई ड्रेस पहनकर, जिन्हें देखकर वो गले लगा लेती है। तब ग्रैंडमा उससे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ, पर चैंगवान उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। इस पर ग्रैंडमा बोलते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो वो अकेले ही पैदा होता है और उसे इस दुनिया से जाना भी अकेले ही पड़ता है, इसीलिए अब तुम्हें भी आगे की जर्नी अकेले ही तय करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चैंगवान इस सब के लिए तैयार नहीं थी और ग्रैंडमा को रोकने लग जाती है, पर ग्रैंडमा उसे फेयरवेल के तौर पर गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है, जो देखकर चैंगवान बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है और तभी उसकी आँख खुल जाती है, क्योंकि ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। अगले सुबह चैंगवान उठकर देखती है कि ग्रैंडमा ने जितने भी फ्लावर्स वगैरह लगाए थे वो सारे मुरझा गए थे। तभी वहाँ पर याओ आता है, जो चैंगवान को ग्रैंडमा का फ्यूनरल अरेंज करने के लिए थैंक यू बोलता है। इस पर चैंगवान बोलती है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, हम दोनों की ग्रैंडमा थी ना। लेकिन ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि ग्रैंडमा अब हमारे बीच में नहीं है। इस पर याओ कहता है कि जब हम ग्रैंडमा की ड्रेस बनवाने के लिए गए थे तब तुमने मुझे ग्रैंडमा के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, तो मैं भी आज तुम्हें कुछ उनके बारे में बताना चाहता हूँ। वो उसे बताता है जब वो काफ़ी छोटा था तब उसके डैड को बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ, जिसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। हर दिन गुंडे वगैरह मेरी मॉम और मुझसे पैसे लेने के लिए आया करते थे और हमारे घर का सारा सामान ले जाते थे, इसीलिए मेरी मॉम मुझे लेकर अलग अलग बॉयफ्रेंड के पास भटकती रही। मेरी लाइफ एकदम ट्रैश की तरह हो गई थी, लेकिन इसके अलावा जीने का कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि मेरी मॉम इतना कर्जा पे नहीं कर सकती थी। पर एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर ग्रैंडमा ने हमारा साथ दिया। उन्होंने अपने पर्स से पैसे का एनवेलप निकाला और मेरी मॉम को डेट पे करने के लिए बोला। उन्होंने कहा तुम इस तरीके से लाइफ नहीं जी सकती, जो देखकर मेरी मॉम को लगा कि ग्रैंडमा हमें बचाने के लिए आई है। और जब वो उनसे क्लोज हो रही थी तब ग्रैंडमा ने मेरी मॉम को एक बात कही, जो कि शायद तुम्हें अच्छे से पता कि उन्होंने क्या कहा होगा। तो चैंगवान बोलती है कि उन्होंने ज़रूर ये कहा होगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स कोई और सॉल्व नहीं कर सकता है, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें कुछ करना है तो लाइफ में खुद पर ही रिलाय करना होगा। क्योंकि ग्रैंडमा हमेशा उसे और उसकी मॉम को भी यही बात कहती थी। या उसे बताता है कि ग्रैंडमा उसके बाद उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए लेकर गई, जहाँ पर उन्होंने उसे बोला कि उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और उसका सारा खर्चा वो उठाएंगी। लेकिन उसने हमेशा ग्रैंडमा को ब्लेम किया कि उन्होंने अपने बेटे को अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई, जिसकी वजह से उन्हें ये सब फेस करना पड़ा। और ग्रैंडमा इतनी कैपेबल थी कि उनकी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो सुनकर चैंगवान पूछती है कि क्या तुम अब भी उन्हें ब्लेम करते हो, जिस पर याओ कहता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अगर उस वक्त उन्होंने हमारी मदद नहीं की होती तो आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ वो नहीं कर पाता और शायद गलत रास्ते पर चला जाता। अब उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। पर चैंगवान उसे कंसोल करती है और बोलती है कि ग्रैंडमा अभी भी हमारे पास ही है। अब ग्रैंडमा को गए हुए कुछ हफ्ते हो गए थे और चैंगवान भी अपने काम पर वापस लौट गई थी। तभी उसे दोंग फोन करता है और उसे याओ से जाकर मिलने के लिए बोलता है, क्योंकि वो पागलों की तरह इतने हफ्ते से सिर्फ काम किए जा रहा था। जो सुनकर चैंगवान उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि याओ ने अपने पूरे घर के अंदर मैस मचाया हुआ था और वो बैठे बैठे सिर्फ काम किए जा रहा था। जो देखकर वो बोलते हैं कि घर काफ़ी गंदा है, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देता है। पर चैंगवान उसकी बात नहीं सुनती। वो सबसे पहले पर्दे वगैरह हटाती है ताकि घर में थोड़ी सी रोशनी आ सके। फिर पूरा घर क्लीन करके उसे बोलती है कि अपने दर्द को काम से मत छुपाओ और कल हम ग्रैंडमा से मिलने के लिए चलेंगे, जिस चीज़ के लिए वो मान जाता है। तो चैंगवान उसे बोलती है कि जब तुम स्माइल करती हो ना तो काफ़ी अच्छे लगते हो। ये बोलकर उसके पास एक कैंडी का बॉक्स रखती है जिसपे उसने सनफ्लावर की फोटो बनाई हुई थी और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये दोनों अब ग्रैंडमा के ग्रेव पर उनसे मिलने के लिए जाते हैं।
जहाँ चैंगवान याओ को बोलते हैं कि तुम इतने सैड क्यों, ग्रैंडमा को तुम्हें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है ग्रैंडमा ना मेरे सपने में आती है और उन्होंने पता है मुझे क्या बोला, कि वो ना तुमसे मिल नहीं पा रही क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सैड रहते हो ना, इसीलिए। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है और बोलता है कि तुम ना एकदम पगली हो। चैंगवान उसे बोलती है कि ग्रैंडमा तो चली गई, लेकिन हम लोग अब भी तुम्हारे साथ हैं, इसीलिए अगर कभी तुम्हें टेस्टी खाना खाना हो तो बताना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो फिर उसे यहाँ पर कहता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। पर उसी वक्त चैंगवान को ग्रैंडमा के लॉयर का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि ग्रैंडमा एक विल छोड़कर गई हुई है, इसीलिए कल वो उसे रीड करेगा। जिस चीज़ के लिए वो उसे उनकी लॉ फर्म में आने के लिए बोलता है तो वो मान जाती है। ये चीज़ वो याओ को भी बताती है और फिर पूछते हैं कि तुम क्या बात करने वाले थे। तो बोलता है कि कल लॉ फर्म से आने के बाद हम साथ में खाना खाएंगे और उसके बाद ही इस सब के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद हम याओ को दोंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि बॉस, क्या आप अपना रिलेशनशिप चैंगवान के साथ नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, यानी कि शायद वो उसे कन्फेस करने वाला था कि वो उसे पसंद करता है। जिस बात पर याओ उसे कोई भी जवाब नहीं देता, तो वो उससे पूछता है कि कल तो विल अनाउंस होने वाली है, तो आपको शांगली होटल मिल ही जाएगा, उसके बाद क्या आप स्विट्जरलैंड चले जाओगे। लेकिन इस पर भी वो कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन फिर हम इन सभी लोगों को लॉयर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो विल पढ़कर सुना रहा होता है और बताता है कि ग्रैंडमा की जो भी ज्वेलरी है वो मॉम को मिलेगी, ग्रैंडमा का जो बंगलो है वो याओ को मिलेगा और जो ग्रैंडमा का शांगली होटल है वो चैंगवान को मिलेगा। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये सुनते ही याओ तो यहाँ से उठकर चला जाता है और जब चैंगवान की फैमिली जा रही होती है तो मॉम सोच रही थी कि ग्रैंडमा तो बहुत ही ज़्यादा अमीर थी और उन्होंने आखिर ये होटल चैंगवान को क्यों दिया। इधर जाओ दोंग के साथ जा रहा होता है, जहाँ पर दोंग उससे पूछता है कि क्या आप अभी भी चैंगवान से अपना लव कन्फेस करना चाहते हो। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चैंगवान को आपकी वाइफ की तरह देखूँ या फिर ऐसे कॉम्पिटिटर। जिस बात का याओ कुछ जवाब नहीं देता। अब जब दोंग और याओ फिशिंग कर रहे होते हैं तभी उसे मिस वांग का कॉल आता है। वो बोलती है कि ये था तुम्हारा प्लान, अब शांगली होटल चैंगवान के पास चला गया है। जिस पर याओ कहता है कि ग्रैंडमा यही चाहती थी। तो मिस वांग कहती है कि तुम भूलो मत कि तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था और अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये बोलकर कॉल रख देती है। दोंग भी यहाँ पर याओ को बोलने लग जाता है कि होटल अब चैंगवान के पास चला गया है, इसलिए हमारा यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है, चलो वापस से स्विट्जरलैंड चलते हैं। लेकिन याओ यहाँ पर ग्रैंडमा की कही हुई सारी बातों को याद कर रहा था। वो बोलता है कि ग्रैंडमा ये चाहती थी कि मैं चैंगवान से सीखूं। वो मुझे ये सिखाना चाहती थी कि हर चीज़ बेनिफिट पर नहीं की जाती और मुझे इंसानियत सिखाना चाहती थी। मैं इस बार तो फेल हो गया और मैं फिर से ट्राई करूंगा और चैंगवान से शांगली होटल ले लूंगा। इसके बाद हम मॉम और डैड को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि अब उनका घर डिमोलिश हो रहा है, लेकिन उनको जो कंपनसेशन मिलने वाला था उनसे वो लोग सिटी के अंदर नया घर नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उन्हें सिटी के बाहर रहने के लिए जाना होगा। पर मॉम बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो गई थी। वो बोलती है कि अब तो चैंगवान के पास पैसा भी है ना, और जो कंपनसेशन मिलेगा उस पैसे को मिलाकर हम यहाँ पर एक अच्छा घर खरीद सकते हैं। पर डैड कहते हैं कि फ़िलहाल के लिए हमें घर रेंट पर लेना होगा, लेकिन मॉम बोलती है कि क्यों हम ग्रैंडमा के घर पर रह रहे हैं ना। इस पर डैड बोलते हैं कि वो घर अब याओ का है और हम वहाँ पर नहीं रह सकते। पर मॉम बोलती है कि अरे वो तो हमारी फैमिली जैसा है ना, और वो अकेला इतने बड़े घर को कैसे संभालेगा, वो चाहे तो हमारे साथ रह लेगा ना, मैं उसके लिए खाना बना दिया करूँगी। ये बोलकर वो डैड को यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद हम याओ को डोंग के साथ जिम में देखते हैं, जहाँ पर डोंग उसे बताता है कि चैंगवान का घर डिमोलिश होने वाला है और अब शायद वो लोग सिटी से बाहर घर लेंगे, इसलिए तुम्हें उन लोगों से डील करनी चाहिए कि तुम उन्हें ग्रैंडमा का घर रहने के लिए दे दो और इसके बदले में उनसे होटल ले लो। जो सुनकर वो फटाफट से चैंगवान से बात करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम चैंगवान को माओ के साथ में देखते हैं, जहाँ पर चैंगवान उसे बोलती है कि एक बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है। उस दिन जब लॉयर विल को रीड कर रहा था, जैसे याओ को पता चला कि ग्रैंडमा ने मुझे होटल दिया है, उसके एक्सप्रेशन काफ़ी अजीब थे, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि उनके पास होटल है। तो माँ बोलती है कि वो इतने सालों से होटल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, ऑफ कोर्स उसे ये बात पहले से ही पता होगी, और क्या पता वो इस होटल को लेने के लिए यहाँ पर आया हो। उसी वक्त चैंगवान को लॉयर का कॉल आता है, जो कि उसे होटल का हैंडओवर देने के लिए वहाँ पर बुलाता है। तो माँ भी उसके साथ जाती है क्योंकि उसे वो होटल देखना था। दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर होटल को देखकर माँ चैंगवान से बोलती है कि ग्रैंडमा तुम पर ट्रस्ट करती है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें होटल दिया है, तो उनकी विश को पूरा करो और इसे अच्छे से हैंडल करना। पर चैंगवान काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने ग्रैंडमा के साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तभी यहाँ पर मैनेजर क्यों आता है, जिसे चैंगवान बोलती है कि मैं हमेशा यहाँ पर ग्रैंडमा के साथ आया करती थी, लेकिन आपने मुझे कभी भी नहीं बताया कि ये होटल ग्रैंडमा का है, और ना ही उन्होंने कभी ऐसा फील होने दिया। इस पर वो कहते हैं कि ग्रैंडमा ने हमें मना किया था ये आपको बताने के लिए, और फिर उसे ग्रैंडमा के ऑफिस के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि कैसे ग्रैंडमा ने शांगली होटल को एकदम फैमिली की तरह संभाल कर रखा है। वो यहाँ पर हर एक स्टाफ को अपनी फैमिली मानती थी। वो बताते हैं कि जब ग्रैंडमा ने शांगली होटल को लिया था, उस
उस वक्त उनको इस सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सीखी और होटल को यहाँ तक लेकर आई हैं। वो जैसे जैसे अपने एफर्ट्स सिखाती गई वैसे ही हम लोग उनका साथ देते गए, और अब क्योंकि ग्रैंडमा ने होटल तुम्हें दिया है तो हम लोग भी तुम्हारा वैसे सपोर्ट करेंगे जैसे कि हमने ग्रैंडमा का किया था। ये बोलकर वो उसे चाबी देकर यहाँ से चला जाता है। तो चैंगवन यहाँ पर उस मोमेंट को याद करने लग जाती है जब वो ग्रैंडमा के साथ यहाँ पर लंच पर आई थी। ग्रैंडमा ने उसे बोला था कि तुम मेहनत करती जाओ और क्या पता कब तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाए, जो याद करके वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। पर तभी यहाँ पर याओ आ जाता है, इसीलिए दोनों बात करने के लिए बाहर जाते हैं। या उसे बोलता है कि जिस दिन विल अनाउंस हुई थी उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था और उसे सीधा यहाँ पर होटल को प्रॉपर्टी से एक्सचेंज करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि तुम उस घर के अंदर अच्छे से रहना और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस होटल को अच्छे से संभालूंगा। पर चैंगवन पहले उसे कुछ सवाल पूछती है और उसे ऑनेस्टली आंसर करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर शांगली होटल के लिए आए थे ना स्विट्जरलैंड से। इस पर वो हाँ बोलता है। फिर पूछता है कि तुम माउंटेन्स में ग्रैंडमा को ट्रिप पर इसीलिए लेकर गए थे ताकि तुम उन्हें दिखा सको कि अगर तुम होटल को टेक ओवर करोगे तो उसका कैसा ख्याल रखोगे। इस पर भी वो हाँ कहता है। फिर वो उससे पूछते कि तुम मेरा भी ख्याल इसीलिए रख रहे थे ना ताकि तुम ग्रैंडमा को उन्हें होटल देने के लिए मना सको। इस पर याओ बोलता है कि पहले तो ऐसा ही था लेकिन बाद में ऐसा नहीं था, क्योंकि बाद में वो उसे पसंद करने लग गया था इसीलिए वो उसकी केयर कर रहा था, लेकिन वो ये चीज़ उसे अभी यहाँ पर नहीं बताता। वो उसे यहाँ पर समझाने लग जाता है कि कैसे ग्रैंडमा ने यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल करवाई हुई है, जबकि वो सारे हाई क्वालिटी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि होटल को मेंटेन करने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इसी सब रीज़न की वजह से ग्रैंडमा को अपने पास से होटल पर पैसा लगाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके मैनेजमेंट करने का तरीका सही नहीं था। इस तरीके से बिजनेस नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ तुम्हारी एबिलिटीज़ पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए इतने बड़े होटल को मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो चैंगवन बोलती है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि ग्रैंडमा ने मुझे होटल क्यों दिया? पर याओ को भी नहीं पता था कि ग्रैंडमा ने उसे होटल क्यों दिया। तो याओ उसे यहाँ पर एक लेटर देती है, बोलती है कि ये ग्रैंडमा तुम्हारे लिए छोड़कर गई है। याओ जैसे उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें ग्रैंडमा ने लिखा हुआ था कि मेरे अरेंजमेंट्स को देखकर तुम सरप्राइज हुए होंगे और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बायस्ड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। चैंगवन एक बहुत ही ज़्यादा सिंसियर लड़की है, लेकिन उसे कभी भी अपने आप को प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जबकि तुम हमेशा से अब्रॉड रहे हो। मुझे तुम्हारे करियर की कभी भी चिंता नहीं है, क्योंकि तुमने काफ़ी कुछ फेस किया और तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। इसीलिए मैं ये होटल चैंगवन को दे रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम ऐसी लाइफ ना जियो जिसमें तुम डिसएडवांटेजेस को अवॉइड करो और सिर्फ एडवांटेज पर फोकस करो। वो उसे एक प्यार भरी वार्म लाइफ जीने के लिए बोलती है और उसे ह्यूमैनिटी को रियलाइज करने के लिए कहती है। जो लेटर पढ़कर वो यहाँ ग्रैंडमा की फोटो देखने लग जाता है। इधर जब चैंगवन होटल की अकाउंट बुक को देख रही होती है तभी उसे रियलाइज होता है कि याओ सच बोल रहा था और होटल सच में डेफिसिट में चल रहा था। अगली सुबह दोंग और याओ ऑफिस के अंदर होते हैं, जहाँ पर दोंग उसे बोलता है कि बॉस आपने ये क्या कर दिया? आपने चैंगवन को सीधा जाकर बोल दिया कि वो होटल को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगी, इसीलिए आप उसकी चिंता करते हो। वो अभी इंडिपेंडेंट हुई है और आपने एक तरीके से उसके मुंह पर ठंडा पानी फेंक दिया। अब आपके और उसकी मॉम के अंदर क्या फर्क रह गया? जो सुनकर याओ इस बारे में सोचने लग जाता है। सीन अब यहाँ से मिस वांग पर आता है। जिन्हें लग रहा था कि याओ तो अब उन्हें शांगली दिला नहीं पाएगा, इसीलिए वो चैंगवन के लिए होटल में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोच रही थी। इसके बाद हम माओ और जाओ को साथ में देखते हैं, जहाँ वो उसका स्टोर डेकोरेट कराने में उसकी मदद कर रहा था। जहाँ एक पेंटिंग लगाते वक्त माओ गिरने ही वाली थी तो जाओ उसे पकड़कर बचा लेता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। उसी वक्त उसका हस्बैंड सॉन्ग वहाँ पर आकर इन दोनों की इस मोमेंट में फोटो क्लिक कर लेता है और माँ को बोलता है कि अच्छा तुम इसीलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी क्योंकि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई को डेट करने में बिजी हो। जो सुनकर माँ उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए बोलती है। सॉन्ग उसे बोलता है कि तुमने अपना स्टूडियो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया है और काफ़ी कुछ सीखा है मुझसे। वो उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओगी ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकती हो। जिस पर माँ बोलती है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है? अगर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी तो तुम फिर से मेरे डिज़ाइन कॉपी करने लगोगे और मैंने तुम्हें ऑनलाइन एक्सपोज कर दिया, उसके बाद भी तुम बेशर्मों की तरह यहाँ पर आ गए। तो वो उसे बोलता है कि तुम्हारा ये सब करने से मुझे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ और वैसे जो ब्रांड तुम्हारे साथ कोलैब करने वाला है ना वो मेरे पास आकर तुम्हारी इंक्वायरी कर रहा था। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्वालिटी नहीं बल्कि कनेक्शन मैटर करता है? जो सुनकर जाओ से बोलने लग जाता है कि माओ तुमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसे तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। जो देखकर सॉन्ग कहता है लगता है हमारे बेटे को अब जाओ को स्टेप डैड बुलाना पड़ेगा। तो माँ उसे उल्टी सीधी बातें करने से मना करती है और उसे फोटोज डिलीट करने के लिए बोलती है। जब वो नहीं मानता तो वो उसे फ़ोन छीनने की कोशिश करती है, पर वो उसे यहाँ पर जोर से धक्का दे देता है जिससे कि माँ नीचे गिर जाती है। ये देखकर जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारकर ज़मीन पर गिरा देता है। तो सॉन्ग उसे बोलता है कि तुमने लॉयर होकर मुझे थप्पड़ मारा, रुको मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इस पर माओ कहती है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, ये सब तुम्ही ने पहले शुरू किया था।
जो सुनकर सॉन्ग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करने आया था, लेकिन अब देखो मैं तुम दोनों का क्या करता हूँ। ये बोलकर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जाओ फिर अब माओ को ऊपर लेकर जाता है। जहाँ पर माओ देखती है कि जाओ के हाथ में चोट लग गई है, इसीलिए वो उसके हाथों पर आइस लगाने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम अपने करियर को रिस्क में मत डालो। जिस पर जाओ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुनकर पहले तो माँ उसे देखने लग जाती है, पर फिर उसे बोलती है कि नहीं तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारा मैटर खुद हैंडल कर सकती हूँ, तुम अभी छोटे हो। जिस पर वो बोलता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम इस स्टोर को अकेले मैनेज करो, तुम ये सारी चीज़ें अकेले करो और सॉन्ग से अकेले लड़ो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम कितनी केयर फ्री हुआ करती थी, इस बात को आज 10 साल हो गए और मैं तभी से तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुनकर माँ से बोलती है कि 10 साल पहले तुम्हें इस चीज़ का मतलब पता भी था। इस पर वो उसे बताने लग जाता है कि जब मैं विलेज से यहाँ पर शंघाई आया था तब लोग मेरे एक्सेंट की वजह से मेरा काफ़ी मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुमने मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस दिया और मुझे लाइफ के अंदर हमेशा एनकरेज किया, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूँ, मेरी फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं हुई है। तो क्या मैं तुम्हारी लाइफ में वो पर्सन बन सकता हूँ जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। ये बोलकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है, पर माओ अपना हाथ हटा लेती है और बोलती है कि उसे काम करने के लिए जाना है और दोनों इस सब के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं जो कि सपना देख रही थी कि वो अपने डांस ग्रुप के अंदर मेन डांसर है और घर पर जब वो खाना बनाती है तो चैंगवन उनके साथ खाना खाने के लिए आ जाती है, लेकिन उसी वक्त डैड उन्हें नींद से जगा देते हैं। तो मॉम बोल देती है कि अरे तुमने मुझे क्यों जगाया, मैं इतना अच्छा सपना देख रही थी कि चैंगवन हमारे साथ खाना खाने के लिए आई है, इसलिए वो वापस से सो जाती है। फिर वो उठने के बाद ग्रैंडमा की फोटो के सामने प्रेयर करने लग जाती है कि उनकी वजह से उन्हें कितना कुछ मिला। तभी उन्हें अपनी सिस्टर का कॉल आता है जो उनसे पूछने लग जाते हैं कि उन्हें ग्रैंडमा की विल में क्या क्या मिला। तो मॉम उन्हें सब कुछ बताने लग जाती है और ये बातें किसी से बताने के लिए मना करती है, लेकिन रिलेटिव्स कहाँ मानने वाले थे। ये सारी खबर एकदम आग की तरह फैल जाती है कि चैंगवन को होटल मिला है। डैड मॉम को सभी को ये बातें बताने से मना करते हैं और बोलते हैं कि चैंगवन को अच्छा नहीं लगेगा कि आखिर उस होटल के अंदर खाना कैसा मिलता होगा, इसीलिए अब दोनों वहाँ पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर मॉम एक डायरी के अंदर होटल की जो भी इश्यूज थे वो सारे नोट कर रही थी। वो यहाँ पर कुछ डिशेस खाने के लिए मंगवाती है, पर जैसे ही वो एक डिश ट्राई करती है तो उनके हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, इसलिए वो मैनेजर को शेफ को यहाँ पर बुलाने के लिए बोलती है। जो देखकर मैनेजर चैंगवन को कॉल करता है और बताता है कि कैसे उसकी मॉम होटल में आई हुई है और हंगामा कर रही है, इसीलिए वो फटाफट से होटल पहुंच जाती है। जहां वो देखती है कि कैसे उसकी मॉम शेफ से बहस कर रही होती है कि उसे ये डिश बनानी नहीं आती और उसने इसके अंदर कितना ज़्यादा मीठा डाला हुआ है। पर चैंगवन किसी तरीके से इन लोगों को शांत करवाती है और बोलती है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर वो मॉम को समझाती है कि आपको नहीं पता कि होटल कैसे चलता है, इसीलिए आप प्लीज़ मेरे काम में इंटरफेयर मत कीजिए। तो मॉम बोलने लग जाती है कि इतना बड़ा होटल तुम अकेले कैसे संभालोगी, पर चैंगवन उन्हें बोलती है कि वो सब मैं देख लूंगी और फिर उन्हें बोलती है कि जल्दी वो लोग एक नया घर ले लेंगे जिसके बाद वो ये घर खाली कर देंगे, पर मॉम घर खाली करने से मना करती है। इस पर चैंगवन उन्हें समझाती है कि ग्रैंडमा ने होटल मुझे दिया है और याओ को घर दिया है, इसीलिए हमारा वहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।